हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है बुद्धि के सिद्धांत। इससे पहले मैंने आपको जो बुद्धि का अर्थ, बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि के प्रकार, ठीक है, ये सारी चीजें उससे रिलेटेड जो अवधारणाएं हैं अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की, वो मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। अब जो टॉपिक होगा आज का हमारा वो है बुद्धि के सिद्धांत। देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 100% अब तक एक ना एक क्वेश्चन इसमें से आता है। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुद्धि के सिद्धांत की। यदि हम बात करें तो सबसे पहला जो सिद्धांत आता है बुद्धि का, सबसे पहला जो सिद्धांत आता है बुद्धि का वो है एक तत्व का सिद्धांत। एक तत्व का सिद्धांत। अगर हम कहें कि ये सिद्धांत किसने दिया था, तो इस सिद्धांत को देने वाले थे, या हम ये कह सकते हैं इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? एल्फ्रेड बिने। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? एल्फ्रेड बिने। और यदि ये कहा जाए कि और बुद्धि के सिद्धांत को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो इस सिद्धांत को हम निरंकुशवादी सिद्धांत या निरंकुश सिद्धांत, इकाई सिद्धांत, ठीक है, प्राचीन सिद्धांत, क्योंकि सबसे पहले ये सिद्धांत दिया गया था इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्राचीन सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है, या सत्तावादी सिद्धांत के नाम से भी सिद्धांत को जाना जाता है। सत्तावादी सिद्धांत के नाम से भी सिद्धांत को जाना जाता है। तो निरंकुशवादी सिद्धांत, इकाई सिद्धांत या प्राचीन सिद्धांत, ठीक है, ये एक तत्व का जो सिद्धांत है किसने दिया था? एल्फ्रेड बिने ने दिया था। इसके यदि अन्य नाम यदि हम देखें तो निरंकुशवादी सिद्धांत, इकाई सिद्धांत और प्राचीन सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो देखो इसके साथ साथ यदि इनका और कौन कौन है जो इनके समर्थन में थे, तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं समर्थक कौन कौन थे इस सिद्धांत के। इस सिद्धांत के समर्थक कौन कौन थे? तो देखो इस सिद्धांत के समर्थक थे स्टर्न। समर्थक जिन्होंने इनका साथ दिया या इस सिद्धांत का समर्थन किया है, बुद्धि को जिन्होंने एक तत्व का सिद्धांत माना, बुद्धि को क्या माना? एक तत्व का सिद्धांत जिन्होंने माना, वो कौन कौन थे? तो उसके समर्थक कौन कौन थे? स्टर्न, टर्मन, ठीक है, स्टर्न है, टर्मन है और जॉनसन। स्टर्न, टर्मन और जॉनसन, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इनका मतलब कि इस सिद्धांत का क्या किया? समर्थन किया। इनका क्या मानना था? एल्फ्रेड बिने का मानना था कि जो बुद्धि है, बुद्धि जो होती है वो क्या होती है? इनका मानना था कि बुद्धि क्या है? बुद्धि एक केंद्रीय प्रवृत्ति है। बुद्धि एक क्या है? केंद्रीय। बुद्धि एक केंद्रीय प्रवृत्ति है, ठीक है। और इसी के द्वारा जो भी मानसिक कार्य हम करते हैं, मतलब कि सारे जो मानसिक कार्य है वो किसके द्वारा किए जाते हैं? बुद्धि के द्वारा किए जाते हैं। इन्होंने बुद्धि को क्या माना? इन्होंने बुद्धि को केंद्रीय प्रवृत्ति माना, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के मानसिक कार्य किए जाते हैं, ठीक है। तो बुद्धि को केंद्रीय प्रवृत्ति किसने माना? एल्फ्रेड बिने ने माना। इसको एक तत्व का सिद्धांत भी बोलते हैं, निरंकुशवादी सिद्धांत भी बोलते हैं, इकाई सिद्धांत भी बोलते हैं और प्राचीन सिद्धांत भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले यदि जो सिद्धांत दिया था बुद्धि का वो एल्फ्रेड बिने ने ही दिया था। और कौन सा था? बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत। देखो यदि हम बात करें तो इस सिद्धांत को इसलिए भी मान्यता नहीं दी गई। अच्छा ये बताइए कि
ये कहा जाता है कि यदि एक सब्जेक्ट में, ताकि इसका एक तत्व का मतलब ही क्या होता है, एक तत्व के सिद्धांत को यदि हम एक्सप्लेन करना चाहें एक एग्जाम्पल के थ्रू, तो एग्जाम्पल के थ्रू यदि हम एक्सप्लेन करते हैं तो ये कहा, जैसे कि एक सब्जेक्ट में यदि बच्चा इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो वो सभी सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट होगा, या सभी बच्चों में, सभी व्यक्तियों में एक समान बुद्धि होगी। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। इसीलिए इस सिद्धांत को वर्तमान में, ये सिद्धांत क्या है? अमान्य है। इस सिद्धांत, वर्तमान में यह सिद्धांत मान्य नहीं है। इसीलिए इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत, इकाई सिद्धांत और प्राचीन सिद्धांत के नाम से भी इस सिद्धांत को जाना जाता है। यदि हम कहें, देखो इनके जो समर्थक है स्टर्न, टर्मन, जॉनसन, है ना, इनका क्या मानना था कि इनका मानना है कि बुद्धि क्या है? अविभाज्य है। बुद्धि क्या है? अविभाज्य है, यानी कि बुद्धि का विभाजन नहीं किया जा सकता। बुद्धि क्या है? इसको एक तत्व एक खंड का सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। तो बुद्धि क्या है? अविभाज्य, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। ये इनके समर्थकों का मानना था कि बुद्धि को, इन्होंने बुद्धि को अविभाज्य माना, यानी कि बुद्धि का विभाजन नहीं किया जा सकता, ठीक है। और आज के समय में इस सिद्धांत को अमान्य माना जाता है, यानी कि आज के समय में इस सिद्धांत को मान्यता नहीं दी जाती है, ठीक है। इसके बाद में यदि हम बात करें तो इस सिद्धांत के अनुसार यदि बालक एक विषय में, यदि बालक होशियार है तो वो सभी विषयों में होशियार होगा, ठीक है। यदि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, तो एक विषय में होशियार बालक सभी विषयों में होशियार होगा, ठीक है। और यदि हम इनके समर्थकों की बात करें, तो इनके समर्थकों की यदि हम बात करें तो टर्मन का मानना था कि बुद्धि एक पूर्ण खंड है। यदि हम टर्मन ने जो परिभाषित किया है, उनका मानना था कि बुद्धि क्या है? बुद्धि एक पूर्ण खंड है। तो बुद्धि को एक पूर्ण खंड किसने माना है? पूर्ण खंड है, यानी कि बुद्धि को विभाजन नहीं किया जा सकता, ठीक है। किसने, किसके अकॉर्डिंग? टर्मन के अकॉर्डिंग। टर्मन ने बुद्धि को क्या माना है? टर्मन ने बुद्धि को पूर्ण खंड माना है, ठीक है। इसके बाद में यदि हम जॉनसन का देखें, देखो जॉनसन की यदि हम बात करें तो जॉनसन ने एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया है। जॉनसन ने जो एग्जांपल दिया है, किस तरह से उसका एक्सप्लेन किया है कि उनका कहना था कि यदि न्यूटन को कविता लिखने के लिए कहा जाता, ठीक है, या न्यूटन यदि कविता करने लग जाता तो निश्चित ही वह एक कवि बन सकता था। जॉनसन का क्या मानना था? उन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि यदि न्यूटन को कविता लिखने के लिए कहा जाता, ये सेंटेंस किसका था? तो निश्चित ही न्यूटन एक कवि होता, ठीक है। ये सेंटेंस किसका था? जॉनसन का। टर्मन ने क्या कहा कि बुद्धि एक पूर्णखंड है। जॉनसन ने क्या कहा था कि ये कथन किसका था? जॉनसन का था कि यदि न्यूटन को कविता लिखने के लिए कहा जाता तो निश्चित ही न्यूटन एक कवि होते, निश्चित ही न्यूटन एक कवि होते। सॉरी, रेस्पेक्ट करना चाहिए इनका, ठीक है। तो यदि हम कहें कि यह सिद्धांत जो है वो मान्य नहीं हुआ और इसीलिए इसको निरंकुश सिद्धांत, जॉनसन ने ही इसको क्या दिया? निरंकुश सिद्धांत का नाम दिया। इस सिद्धांत को निरंकुश सिद्धांत, क्योंकि ये सिद्धांत क्या है? मान्य नहीं हुआ, इसीलिए इस सिद्धांत को निरंकुश सिद्धांत का नाम दिया गया। और इस सिद्धांत को निरंकुश सिद्धांत का नाम किसने दिया था? जॉनसन ने। इस सिद्धांत को निरंकुश सिद्धांत का नाम किसने दिया था? जॉनसन ने, ठीक है। तो ये सिद्धांत क्लियर हो गया आप लोगों के। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि बुद्धि का जो एक तत्व का सिद्धांत है, एक खंड का सिद्धांत है, उसको निरंकुशवादी सिद्धांत, इकाई सिद्धांत या प्राचीन सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है, या सत्तावादी सिद्धांत के नाम से भी इसको
जाना जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अल्फ्रेड बिने थे। और इनका जो समर्थन किया था, वो इनके जो समर्थक थे कौन कौन थे? स्टर्न, टर्मन और जॉनसन, जिन्होंने इनका क्या किया? समर्थन किया। ठीक है, इन लोगों ने बुद्धि को क्या माना? अविभाज्य माना। इनका मानना था कि बुद्धि के खंड नहीं किए जा सकते, बुद्धि को विभाजित नहीं किया जा सकता है और भागों में नहीं बांटा जा सकता है। ठीक है, इन्होंने बुद्धि को क्या माना? केंद्रीय प्रवृत्ति माना। बुद्धि को क्या माना? केंद्रीय प्रवृत्ति माना। और इसी के माध्यम से जो भी मानसिक कार्य किए जाते हैं वो इसके माध्यम से किए जाते हैं। इन्होंने बुद्धि को केंद्रीय प्रवृत्ति माना और इनका मानना था कि बुद्धि केंद्रीय प्रवृत्ति है और इसी वजह से जितने भी मानसिक कार्य जो संचालित किए जाते हैं वो किसके माध्यम से होते हैं? बुद्धि के माध्यम से होते हैं। क्लियर? इसके बाद में बुद्धि को क्या माना? अविभाज्य माना। यदि टर्मन की यदि हम बात करें तो टर्मन का मानना था कि बुद्धि क्या है? एक पूर्ण खंड है, यानी कि जिसके खंड नहीं किए जा सकते, अपने आप में पूर्ण खंड है। जॉनसन का क्या मानना था? जॉनसन ने जिस तरह से जो कथन या सेंटेंस बोल करके इसको परिभाषित किया कि यदि न्यूटन को कविता लिखने के लिए कहा जाता तो निश्चित ही न्यूटन एक कवि होता। ठीक है, तो इनका क्या मानना था कि बुद्धि सब में एक जैसी होती है। बुद्धि सब में एक जैसी होती है। यदि एक विषय में बच्चा होशियार है, इंटेलिजेंट है, तो वो और सभी विषयों में भी होशियार होगा। लेकिन इस सिद्धांत को मान्यता नहीं मिली और इसीलिए इस सिद्धांत को जॉनसन ने कौन से सिद्धांत का नाम दिया? निरंकुशवादी सिद्धांत का नाम दिया। और क्योंकि सबसे पहला सिद्धांत था ये और अल्फ्रेड बिने ने इसको प्रतिपादक किया था, तो इसीलिए इस सिद्धांत को प्राचीन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो ये सिद्धांत आपके क्लियर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखो, इसके बाद में जो दूसरा सिद्धांत है, द्वितत्व सिद्धांत। बुद्धि का जो दूसरा सिद्धांत है वो है द्वितत्व सिद्धांत है, द्विखंड सिद्धांत या द्विकारक सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। तो अल्फ्रेड बिने का एक तत्व का सिद्धांत आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो सिद्धांत है, दूसरा सिद्धांत है, वो है द्विकारक सिद्धांत। इसको हम द्वितत्व सिद्धांत भी हम इसको बोलते हैं, द्विखंड सिद्धांत भी हम बोल सकते हैं। द्वितत्व सिद्धांत, ये सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। किसने दिया था? अगर इनका पूरा नाम देखें, कहाँ के थे ये? इंग्लैंड के थे। चार्ल्स स्पीयरमैन। ये सिद्धांत किसने दिया था? द्वितत्व सिद्धांत बुद्धि का चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। ठीक है, इनका क्या मानना था? इन्होंने बुद्धि के दो तत्व इन्होंने बताए हैं। ठीक है, इन्होंने बुद्धि को दो तत्वों में बांटा है। इन्होंने बुद्धि को दो तत्व में बांटा है। ठीक है, एक तो है सामान्य कारक और दूसरा जो है वो है विशिष्ट कारक। देखो, यदि हम सामान्य कारक को जीएफ या जनरल फैक्टर जिसको हम बोल सकते हैं, जीएफ जनरल फैक्टर, और विशिष्ट कारक एसएफ यानी स्पेशल फैक्टर। ठीक है, दो बुद्धि को दो कारकों में इन्होंने विभाजित किया है, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। ठीक है, जीएफ और एसएफ। तो देखो, आगे समझाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि सामान्य कारक और विशिष्ट कारक इन दोनों की क्या विशेषताएं हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। तो देखो, स्पीयरमैन के अनुसार जो सामान्य कारक है ना, या सामान्य तत्व है, वो क्या है? वो मानसिक शक्ति है। ठीक है, जो सामान्य कारक है वो क्या है? मानसिक शक्ति है।
या हम ये कह सकते हैं, देखो जो हम इसको हम जन्मजात कारक भी बोल सकते हैं, ठीक है। विशिष्ट कारक होते हैं अर्जित कारक और सामान्य कारक होते हैं जन्मजात कारक। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। आप कुछ भी सीखते हो, ठीक है, आप जो भी कुछ सीख रहे हो वो सामान्य कारक है, लेकिन यदि आप मतलब कि अपनी अंतर्दृष्टि से व्यक्ति यदि अंतर्दृष्टि से जो सीखता है वो होता है सामान्य कारक, ठीक है। लेकिन यदि वो समाज में अपना स्थान बनाने के लिए उस मतलब कि समाज को ध्यान में रखते हुए कि उनको लगता है कि समाज में क्या है, समाज उसको मान्यता प्रदान करे, उसको ध्यान में रखते हुए वो कोई कार्य करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, विशिष्ट कारक के अंतर्गत। और यहाँ पर क्या है, समाज उसको स्वीकार करे या नहीं करे, ठीक है, ये कोई आवश्यक नहीं होता है सामान्य कारक में। तो देखो सामान्य और विशिष्ट कारक, पहले इनमें मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ। यदि हम सामान्य कारक की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सामान्य कारक क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं, जस्ट मैंने अभी बताया था। सामान्य कारक क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं, और जबकि ये कारक होते हैं वो कैसे होते हैं, अर्जित होते हैं। इन कारक को हम क्या बोल सकते हैं, अर्जित कारक। ये क्या है, ये जन्मजात कारक होते हैं, ये अर्जित कारक होते हैं। सामान्य कारक जन्मजात होते हैं, विशिष्ट कारक अर्जित होते हैं, ठीक है। यदि हम सामान्य कारक की बात करें तो ये सभी व्यक्तियों में एक होता है, जबकि इनकी जो मात्राएं होती हैं वो क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। ये कारक सभी व्यक्तियों में होता है, जन्मजात कारक, क्योंकि यदि हम बुद्धि की बात करें तो सब में होती है, ठीक है, लेकिन उसका सभी व्यक्ति ये सभी व्यक्तियों में होता है, लेकिन ये सभी व्यक्तियों में होता है, लेकिन यदि हम कहें कि इसकी मात्रा क्या होती है, लेकिन मात्रा जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, किसी में कम किसी में ज्यादा, अलग अलग होती है, ठीक है। पहला कि सामान्य कारक जन्मजात होते हैं, दूसरा सभी व्यक्तियों में जो सामान्य कारक सभी व्यक्तियों में होते हैं, लेकिन मात्रा इनमें अलग अलग होती है, ठीक है। जबकि यहाँ पर सभी में अलग, ये जो अर्जित कारक है वो सभी में अलग अलग होता है, सभी में भिन्न होता है या अलग अलग होता है, ठीक है। तो अर्जित कारक जो होते हैं सभी में अलग अलग होते हैं, जबकि सामान्य कारक जो होते हैं सभी व्यक्तियों में होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन इनकी मात्रा अलग अलग होती है, ठीक है। ये सदैव यदि हम सामान्य कारक की बात करें तो सामान्य कारक क्या होता है, एक जैसा ही होता है, लेकिन सामान्य कारक क्या होता है, सदैव एक जैसा होता है, सदैव एक जैसा। लेकिन विशिष्ट कारक को प्रशिक्षण के बाद में बढ़ाया जा सकता है, कि हम बात करें तो इसको क्या है, प्रशिक्षण के बाद क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। देखो आपने जो भी, जैसे बच्चा छोटा होता है, ठीक है, तो जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो एज के अकॉर्डिंग जैसे जैसे बच्चे में बुद्धि आती है, ठीक है, बुद्धि का लेवल होता है, उसी के अकॉर्डिंग बच्चा सीखता जाता है। लेकिन यदि हम बात करें कि जैसे कि आप लोग क्या कर रहे हो, जैसे बहुत से बच्चे हैं जो बीएड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बीएड क्या किया आपने, प्रशिक्षण लिया, और उस प्रशिक्षण को क्यों लिया आपने, ताकि आप टीचर बन सको, ताकि आप टीचर बन सको, और टीचर बनकर के समाज में आपकी एक जगह बन पाए, समाज में आपकी एक जगह बन पाए, ठीक है। तो जो टीचर जो बनना है, जो आप प्रशिक्षण ले रहे हो, प्रशिक्षण की वजह से आप क्या बन जाते हो, एक शिक्षक बन जाते हो, ठीक है, तो वो क्या हो गया, विशिष्ट कारक हो गया। लेकिन जब आप जिसके लिए आप जो
जो प्रशिक्षण ले रहे हो, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, जो भी आपने जैसे कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ट्वेल्थ आपने की, ट्वेल्थ करने के बाद में आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद में आपने एंट्रेंस दिया, ठीक है, ये सारे किस में आ जाएंगे, सामान्य कारक में, ठीक है। लेकिन जिस मकसद से आप, जैसे कि आपको शिक्षक बनना है, शिक्षक बनने के लिए आप ट्रेनिंग ले रहे हो, तो इससे क्या है, इससे वो जो इसको विशिष्ट कारक को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि आप शिक्षक यदि बन जाते हो तो वो क्या हो जाता है, यानी इससे क्या होता है, समाज में मान्यता मिलती है, ठीक है, समाज में समाज को ये क्या होता है, स्वीकार्य होता है, समाज में जगह एक बनती है, ठीक है। तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है, विशिष्ट कारक के अंतर्गत, ठीक है। तो और ये क्या है, ये सदैव एक जैसा होता है। यदि हम और देखें इसका, तो जो सामान्य कारक जो होते हैं वो सभी विषयों में समान सफलता दिलाता है। सामान्य कारक समान सफलता दिलाता है। और जबकि हम किसकी, विशिष्ट कारक की बात करें तो ये किसी एक क्षेत्र विशेष में सफलता दिलाता है। यह एक क्षेत्र विशेष में सफलता दिलाता है, ठीक है। ये हो गई सामान्य कारक की विशेषताएं और ये हो गई विशिष्ट कारक की विशेषताएं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। बुद्धि का जो ये सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत है, इनका मानना था, किसका, स्पीयरमैन का मानना था कि बुद्धि जो होती है वो दो तत्वों से मिलकर के बनती है। लेकिन इसके बाद में इन्होंने बुद्धि का एक और तत्व दिया जिसको हम सामूहिक कारक बोलते हैं, यानी कि बुद्धि का जो त्रितत्व सिद्धांत है वो भी स्पीयरमैन ने ही दिया, ठीक है। बुद्धि का तीसरा जो सिद्धांत है, त्रितत्व सिद्धांत, वो भी किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था। और इस सिद्धांत का जो दूसरा, तीसरा जो तत्व इन्होंने माना, वो कौन सा माना, सामूहिक कारक। यानी कि जो सामान्य कारक, जिसमें सामान्य और विशिष्ट कारक दोनों कारकों का जो गुण होते हैं वो समाहित होते हैं, वो उसको क्या नाम दिया इन्होंने, सामूहिक कारक, जिसको हम ये कह सकते हैं जो सामान्य और विशिष्ट कारकों से मिलकर के बनता है, ठीक है, जो सामान्य और विशिष्ट कारकों से मिलकर के बनता है। तो पहले इन्होंने सिद्धांत दिया था बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत, जो कि जिसमें कौन कौन से तत्व लिए थे इन्होंने, सामान्य और विशिष्ट कारक, दो कारकों से मिलकर के इन्होंने बताया कि बुद्धि जो है दो कारकों से मिलकर के बनती है, दो तत्वों से मिलकर के बनती है, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। लेकिन बाद में इन्होंने इसमें क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया, त्रितत्व का सिद्धांत इन्होंने दिया, बाद में स्पीयरमैन ने ही त्रितत्व का सिद्धांत दिया बुद्धि का। और इसमें जो है तीसरा जो तत्व इन्होंने जोड़ा वो है सामूहिक कारक, जो कि जिसमें सामान्य और विशिष्ट दोनों कारकों से मिलकर के बना, ठीक है। वो कौन सा कारक है, सामूहिक कारक। मेरे ख्याल से ये चीज आपके समझ में आ गई होगी कि विशिष्ट कारक कौन से होते हैं, सामान्य कारक कौन से होते हैं, ठीक है, और सामान्य विशिष्ट कारक की क्या क्या विशेषताएं होती है, हम ये भी कह सकते हैं कि क्या क्या अंतर होते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि द्वितत्व का सिद्धांत जो बुद्धि का दिया था वो स्पीयरमैन ने दिया था, द्वितत्व का सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था, और त्रितत्व का सिद्धांत भी किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था। इन्होंने बुद्धि को दो खंडों में विभाजित किया है, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। लेकिन बाद में जब इन्होंने त्रितत्व का सिद्धांत दिया तो एक कारक इन्होंने और इसमें सम्मिलित कर लिया, उसको क्या कहते हैं, सामूहिक कारक। क्लियर, क्लियर हो गया आपका यहाँ तक। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ही काफी है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मेरे ख्याल से आप लोगों के समझ में आ गया होगा, और फिर भी कहीं भी कोई डाउट है तो आप लोग क्लियर कर सकते हो अपने डाउट्स।